तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनिम टाइम पे। और गाइस, मैं एपिसोड नहीं डालना चाहता था, पर आप लोगों ने इतना बोला है, मैं सोच रहा था सुबह डालूंगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर भी मैं 12 से 15 मिनट का ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो हो जाए। मैंने 7-8 पन्ने लिख लिए हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान इस एंशियंट सेक्रेड स्टोन के आसपास आ गया रहता है और ये स्क्वायर स्टोन की तरफ यानी गू क्लैन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी इसको फेंग जिंगेर बीच में टोक देती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आ रहे हो। अब आगे सभी लोगों की नज़र इस समय जियान और फेंग जिंगेर पर होती है। फेंग जिंगेर के कारण गू क्लैन का भी नज़र जियान पर पड़ जाता है। एक ग्रीन क्लॉथ लेडी जिसकी आंखें अभी तक बंद होती हैं, वो भी अपनी आंखें खोल लेती है। इसकी सुंदर आंखें जियान की तरफ देखती हैं और ये काफ़ी खुश हो जाती है। सिल्वर रोब्ड मैन यानी गू हुआ जियान की तरफ देखता है और कहता है, लगता है जियान का इन हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब से भी दुश्मनी है। ये अब जियान से काफ़ी फैमिलियर होता है क्योंकि इसने जियान के साथ काफ़ी लंबा समय हेवनली टॉम में बिताया रहता है। जुनेर इस समय एक अलग नज़र से फेंग जिंगेर की तरफ देख रही होती है। गू किंग यांग एक फेंट स्माइल देता है और अपने गू क्लैन वालों से कहता है, हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि जियान काफ़ी स्ट्रांग है और ये अपना मैटर संभाल सकता है। वो जियान के ऑरा को सेंस करके समझ गया था कि जियान का लेवल अब 9 स्टार डाउजन पर पहुंच गया है। हालांकि फेंग जिंगेर थोड़ी अलग ही स्ट्रेंज लग रही थी, पर इसे भरोसा था कि जियान इसे हरा देगा। पास्ट में जियान जब केवल 5 स्टार डाउजन का था तो इसने गू याओ को, जो कि 8 स्टार डाउजन का वॉरियर था, उसे हरा दिया रहता है। इसलिए अपने गू किंग यांग को इस पे काफ़ी भरोसा रहता है। ये सुनकर जुनेर भी हाँ में सर हिला देती है। इस समय जुनेर का ध्यान काइलिन पर जाता है। इसके दिल में काइलिन को देखकर एक अलग ही हलचल हो रही होती है। जियान इस दौरान एक फेंट स्माइल देता है और फेंग क्विंगेर को कंप्लीटली इग्नोर कर आगे बढ़ने लगता है और अपने ग्रुप को कहता है, ऐसी बकबक करने वाली लड़की पर ध्यान मत दो। जियान के वर्ड्स सुनकर फेंग जुंगेर गुस्से से काफ़ी ज़्यादा हरी हो जाती है क्योंकि ये एक बीस्ट है, जानवर है, तो समझ लो गाइस ये हल्क टाइप है। गुस्से में हरी हो जाती थी ये और एक कलरफुल पिलर अटैक जियान की तरफ तुरंत ही लॉन्च कर देती है। जियान इस अटैक को देखकर अपने हेवनली फ्लेम से इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने इस अटैक को डिसॉल्व होता देख फेंग जुंगेर काफ़ी पावरफुल माइटी ऑरा रिलीज करती है और आसमान में एक फिनिक्स की आवाज़ निकलने लगती है। इसकी बॉडी से एक अलग ही एनर्जी निकल रही होती है। जियान समझ जाता है कि ये एंशियंट हेवन फिनिक्स है, पर जियान को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि फेंग जिंगेर को ये एंशियंट हेवन फिनिक्स का पावर कहाँ से मिल गया। क्योंकि जब ये जियान और ड्रैगन जियान गए रहते हैं उस डाउशेंग के टॉम में, तो जियान ने क्या किया रहता है कि एंशियंट जो फ्रूट रहता है डेमन फिनिक्स फ्रूट, वो ड्रैगन जियान को दे दिया रहता है। तो इसे कहाँ से मिल गया ऐसा जियान सोच रहा होता है क्योंकि इसका स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुका रहता है। इसलिए जियान भी काफ़ी हैरान होता है। फेंग जिंगेर जियान से कहती है, आज तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी देकर, तुम्हारी ज़िंदगी लेकर अपना बदला चुकाऊंगी। फेंग जिंगेर इस समय जियान को एक अलग ही घृणा के नज़र से देख रही होती है। ये जियान से तब से घृणा करती थी जब से जियान ने एंशियंट हेवन डेमन फिनिक्स फ्रूट लेकर ड्रैगन जियान को दे दिया था। पर फेंग जिंगेर ने उस डेमन फिनिक्स के डेड बॉडी से बहुत ही वीक इसेंस ब्लड निकालकर एब्जॉर्ब कर लिया था। जियान ने तो फ्रूट तो ले लिया था, ड्रैगन जियान को दे दिया था, पर उस एंशियंट फिनिक्स बर्ड का एक वहाँ पे हड्डी वगैरह रहता है, तो उसको मोल्ड करके इन लोगों ने उससे कुछ ब्लड निकाले रहते हैं और ये लोग यूज़ कर लिए रहते हैं। ऐसा काम इनके फिनिक्स ट्राइब वाले लोगों ने किया रहता है और इन फिनिक्स ट्राइब के लोगों ने इन जो एंशियंट फिनिक्स एंड डेमन का जो बोन्स रहता है अपने क्लैन के 10 लोगों में ट्रांसप्लांट कर दिया होता है। पर इनमें से केवल 2 ही लोग बचते हैं। ये लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने ही ट्राइब पर। उस जो डाउशेंग के जो टॉम से वो बोन मिला रहता है एंशियंट हेवन डेमन फिनिक्स का, उसके थ्रू ये ऐसा एक्सपेरिमेंट किए रहते हैं और इससे केवल 2 ही लोग बचे रहते हैं। इनमें से एक फेंग जिंगेर होती है। फेंग जिंगेर को जियान पर अटैक करता देख कालिन और बाकी सभी भी अपने डाउकी को रिलीज कर देते हैं। तभी एक वाइट रोब्ड मैन जियान से कहता है, क्योंकि फेंग जिंगेर केवल तुमसे फाइट करना चाहती है तो तुम अपने बाकी मेंबर्स को इन्वॉल्व मत करो, नहीं तो इससे तुम्हें ही ज़्यादा घाटा होगा। गू किंग यांग इस आदमी को देखकर कहता है, अगर तुम फाइट करोगे तो इसमें तुम्हारे फिनिक्स ट्राइब को ज़्यादा लॉस होगा।
गोकुंग यांग एक फेंट स्माइल देता है और कहता है अगर 1-on-1 फाइट होगी तो मैं भी बीच में नहीं आऊँगा, मतलब हमारा वू क्लैन भी बीच में नहीं आएगा। जियान भी ये सुनकर एक फेंट स्माइल देता है, पर इसकी नज़रें फेंग जिंगेर पर जमी होती हैं। इस वाइट रोब मैन जो कि फिनिक्स टाइप का था, इसे भी नहीं लगा था कि जियान का रिलेशन वू क्लैन से इतना अच्छा होगा। तभी फेंग क्विंगेर जियान की तरफ देखती है और कहती है क्या तुम्हें मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने का दम है। जियान ये सुनकर आगे आ जाता है। इस समय भी ये स्माइल दे रहा होता है और काफ़ी ज़्यादा काम होता है। जियान फेंग जिंगेर के ऑरा को सेंस कर समझ गया था कि ये 3 पीक चेंज पर यानी 3 पीक डाउजून लेवल के चेंज पर होती है। पर जियान जानता था कि वो अभी डाउजून 9 स्टार पर है, पर वो इसे आसानी से हरा सकता है। जियान को आगे आता देख फेंग जिंगेर एक कोल्ड स्माइल देती है और एक सिल्क ब्लेड अटैक से चारों तरफ से जियान को घेर लेती है। जियान इसे देखकर कहता है तुम्हारे वही पुराने ट्रिक्स, तुम एक भिखारी के समान हो जिसे ट्रेजर तो मिल गया है, मतलब टेक्निक्स तो मिल गए हैं, पर उसे कंट्रोल करना नहीं आता है तुम्हें अभी भी। जियान अपने पूरे बॉडी को हेवनली फ्लेम से कवर कर लेता है। इस दौरान जो भी सिल्क ब्लेड अटैक इसके 5 फीट के रेंज में आती है वह तुरंत ही जलकर राख हो जाती है। जियान इस समय अपने एक एक कदम फेंग जिंगेर की तरफ बढ़ा रहा होता है और यहाँ मौजूद सभी लोग इसे ध्यान से देख रहे होते हैं। फेंग जिंगेर जियान को उसके अटैक को ईजिली ब्लॉक करता देख इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गई रहती है। इसने अपने डाउकी को लिमिट तक पुश किया और हेवन फिनिक्स शैडो अटैक लॉन्च कर देती है, मतलब प्रिपेयर करने लगती है। जैसे ही ये अटैक को प्रिपेयर करती है, 1000 फुट लंबा हेवन फिनिक्स का इल्यूजनरी फिगर प्रकट हो जाता है और इसमें से काफ़ी भयंकर एंशिएंट प्रेशर निकल रहा होता है। ये फिनिक्स अपने पंख फड़फड़ाते हैं हुए जियान की तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसके मोमेंटम को देखकर काफ़ी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। जियान इस हेवन फिनिक्स को देखकर फाइनली रुक जाता है। जियान अब समझ चुका था कि ये हेवन फिनिक्स के बोन के कारण ही फेंग जिंगेर का ऑरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है। इधर फेंग जिंगेर जियान को हेट की नज़र से देखते हुए कहती है अब मरो। ये हेवन फिनिक्स जियान से बस 1000 फीट दूर होता है, तो जियान इसे डॉज भी नहीं कर सकता था। जियान इस अटैक को देखकर काफ़ी काम रहता है और अपने हैंड साइंस यूज़ करने लगता है, मतलब चेंज करने लगता है, जिसके कारण इसकी आंखों में अचानक से गोल्डन लाइट चमकने लग जाती है। इस गोल्डन लाइट के काफ़ी तेज़ चमकने के कारण जियान को अब कोई देख भी नहीं पा रहा होता है। ये लाइट जियान के आसपास के पूरे एरिया में फैल गई रहती है। ये लोग देख तो नहीं पा रहे थे, पर ये जियान के बॉडी को उस हेवन फिनिक्स से टकराते हुए सुन सकते थे। इस कोलिजन के कारण पूरा स्क्वायर स्टोन हिल गया होता है। कुछ लोग जो इस कोलिजन के पास होते हैं वो 2-3 कदम पीछे हट गए होते हैं, मतलब ये जो फोर्स रहता है इस कोलिजन का इन लोगों को 2-3 कदम पीछे ढकेल दिया रहता है। आसपास काफ़ी वायलेंट और वाइल्ड एनर्जी फैल गई रहती है। कोई भी देख नहीं पा रहा था कि वहाँ सिचुएशन कैसा रहता है, क्योंकि इस कोलिजन के कारण काफ़ी सारे धूल वगैरह भी आसमान में उड़ रहे होते हैं। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि ये लड़का एक पीक डाउजून के अटैक को हेड ऑन ले रहा है, ये मरेगा। फेंग जिंगेर इस स्पॉट की तरफ देख रही होती है जहाँ जियान की बॉडी से इसका अटैक टकराया था। यहाँ काफ़ी धूल उड़ रहा होता है। तभी अचानक से एक गोल्डन लाइट इस धूल में से निकलते हुए दिखाई देती है और ये फेंग जिंगेर के सामने काफ़ी तेज़ी से आ जाती है। इसे देखकर फेंग जिंगेर कहती है तुम, ये कैसे पॉसिबल है। फेंग जिंगेर इस समय पूरी तरह से शॉक में होती है। जियान के कपड़े भी एकदम अच्छे रहते हैं, मतलब उसे बिल्कुल भी इंजरी नहीं हुई होती है। जब तक किंगेर अपना अगला अटैक लॉन्च करने का तैयारी भी करती, जियान इसके फेस पर एक भयंकर चमाट मार देता है, मतलब पाम अटैक कर देता है इसके गालों पर। और इस अटैक के कारण फेंग जिंगेर 100 मीटर पीछे जाकर ज़मीन से घिसते हुए गिरती है। इसका चेहरा काफ़ी पेल और इसके चेहरे पर जियान के हाथ का छापा पूरा पड़ चुका रहता है, मतलब लाल हो गया रहता है और जियान का हाथ का मतलब यहाँ पे इसके गालों पर बन गया होता है लाल लाल। फेंग जिंगेर बेहोश हो गई रहती है। यहाँ मौजूद सभी लोग हैरान होते हैं कि इस बंदे ने इस ब्यूटी पर भी बिल्कुल रहम नहीं किया। जियान की यही सबसे खास बात होती है कि अगर कोई भी इसका दुश्मन हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, ये बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। इस सीन को देखकर हेवन डेमन फिनिक्स वालों का तो चेहरा ही उतर गया रहता है। ये लोग गुस्से में आकर जियान पर अटैक करने की तैयारी करने लगते हैं। तभी वो वाइट रोब मैन, जिसकी आंखों का कलर भी अलग ही होता है, अजीब होता है थोड़ा, ये अपने ट्राइब वालों को रोक देता है और कहता है फेंग जिंगेर इस आदमी से कमज़ोर है। ये वाइट रोब मैन जियान की तरफ देखता है और कहता है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो।
ये जियान को बोलता है, अगली बार मैं तुमसे फाइट करना चाहूँगा। जियान कहता है, मुझे इंतज़ार रहेगा तुम्हारा। जियान इसे इग्नोर करके अपने ग्रुप के साथ गू क्लैन की तरफ बढ़ने लगता है। गू हुआ जियान को देखकर एक फेंट स्माइल देता है और कहता है, तुम काफ़ी रूथलेस हो, तुमने एक ब्यूटी को भी नहीं बख्शा। जियान इसके बाद गू क्लैन के बाकी मेंबर्स को ग्रीट करता है। जुनेर हल्की स्माइल करती है और कहती है, जियान गेगे, आप इस बार काफ़ी लेट हो। जुनेर की आंखें इस दौरान काइलिन की तरफ जाती हैं और वो कहती है, आप बिग सिस काइलिन हो ना। जियान गेगे ने आपके बारे में बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं, मतलब आपके बारे में बात करते रहते हैं। काइलिन ये सुनकर थोड़ा स्तब्ध रह जाती है, क्योंकि जायोडिंग ने के मुंह से इसने जुनेर का नाम काफ़ी बार सुना होता है। जायोडिंग मतलब जियान का बड़ा भाई। काइलिन भी जानती थी कि जियान के दिल का एक बड़ा हिस्सा जुनेर के पास है, तो काइलिन इस समय थोड़ा थर्ड पार्टी की तरह मतलब लग रही होती, ऐसा फील करती है वो। काइलिन थोड़ा अनईजी फील करती है, पर यह जुनेर की बात सुनकर हाँ में सर हिला देती है। जियान भी इन दोनों लेडीज़ को बात करते देख थोड़ा एम्बैरेसमेंट फील कर रहा होता है। गू क्लैन के बाकी लोग भी काइलिन की तरफ ही देख रहे होते हैं। इन्हें भी जियान का काइलिन के साथ के रिलेशन के बारे में अब अंदाज़ा होता है, इसलिए इनका एक्सप्रेशन थोड़ा स्ट्रेंज होता है। ये लोग सोच रहे होते हैं कि ये जियान क्या इन दोनों लेडीज़ को एंजॉय करेगा, मतलब इन दोनों लेडीज़ से शादी करेगा। ये लोग जो जुनेर होती है उसको गू क्लैन का प्रिंसेस मान देते हैं, मतलब ये होती ही है। और ये जुनेर काफ़ी सुंदर होती है और इसको मतलब इसको पाने के लिए कई लोग ऐसे बेकाबू होते हैं, पर ये जियान यहाँ पे इस लेडी को छोड़कर एक और लेडी से पहले ही शादी कर चुका है और वो जुनेर से भी शादी करेगा। ऐसा सुनकर मतलब सोचकर ये लोग थोड़ा गुस्से में होते हैं, पर ये लोग फिर भी शांत रहते हैं क्योंकि जुनेर का बिहेवियर इस दौरान काफ़ी नॉर्मल होता है। इस दौरान जुनेर का ध्यान नालान यानरान की तरफ जाता है। नालान यानरान इस सीन को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, क्योंकि जब इसने जियान से अपना एंगेजमेंट कैंसिल किया था तब जुनेर ने इससे एक बात कहा होता है। ये जुनेर ने इससे पास्ट में एक बात कही थी कि मैं उम्मीद करूँगी कि तुमने अपने डिसीज़न को रिग्रेट नहीं करोगी फ्यूचर में। और आज सच में नालान यानरान अपने पास्ट में किए हुए गलती के कारण रिग्रेट कर रही होती है। जुनेर जियान को बताती है कि अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन में जाएं तो हम एंशियंट वेस्टलैंड रीजन के डीपेस्ट पार्ट में पहुंच जाएंगे और बोधिसत्व ट्री इसी डायरेक्शन में है। जुनेर बताती है कि बोधिसत्व ट्री के पास पहुंचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर बहुत पावरफुल बीस्ट आर्मी है, जिसे हम बीस्ट टाइड भी कहते हैं, और ये इस एंशियंट ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जुनेर बताती है कि यहाँ कई लोग ट्राई कर चुके हैं उस डायरेक्शन में जाकर, पर ये लोग उस बीस्ट को पार नहीं कर पाए। काइलिन के चेहरे पर इस दौरान हल्की धूप आ रही होती है और ये काफ़ी बिविचिंग लग रही होती है। जियान इसकी बात सुनकर समझ जाता है कि क्यों यहाँ सभी के मतलब बॉडी से एक ब्लडी सेंट आ रहा था जब जियान यहाँ पर पहली बार आया होता है। तो जुनेर बताती है कि अगर हमें इन खूंखार बीस्ट को पार करना है तो हमें साथ में जाना होगा, मतलब यहाँ मौजूद सभी लोगों को एक टीम बनाकर, यानी 1000 लोगों को एक साथ इन बीस्ट टाइड पर अटैक करना होगा। और ये सुझाव उस आदमी ने दिया है। जुनेर एक आदमी की तरफ इशारा कर रही होती है और ये जियान को उस आदमी से सावधान रहने के लिए बोलती है, क्योंकि ये हॉल ऑफ सोल्स का मेंबर होता है, यानी हुन क्लैन का बंदा था। जुनेर बताती है कि यह आदमी हुन क्लैन के उन 2 बंदों में से एक है जो फ्यूचर में हुन क्लैन का चीफ भी बन सकता है। जियान ये सब सुनकर एक नज़र उस आदमी की तरफ देखता है। ये आदमी ब्लैक क्लॉथ रोब पहना होता है। पहली नज़र में इस आदमी को देखकर सबको ये अच्छा ही मालूम पड़ेगा, पर कुछ भी हो था तो ये हुन क्लैन का ही। जब जियान फिनिक्स टाइप से फाइट कर रहा होता है तब भी इस आदमी ने बीच में कुछ नहीं बोला रहता है। जियान जानता था कि ये हुन क्लैन वाले कितने मिस्टीरियस थे, तो ये अब थोड़ा सावधान हो गया रहता है। जियान इसकी तरफ देख ही रहा होता है कि ये आदमी, यानी जो ये ब्लैक रोब्ड मैन रहता है, ये जियान को सेंस कर लेता है और जियान की ओर देखकर एक फेंट स्माइल देता है। जुनेर बताती है कि इस आदमी का नाम हुन यू है और ये आज तक अपने क्लैन में किसी से भी नहीं हारा है। ये आदमी हुन क्लैन का डिवाइन ब्लड लाइन भी पोजेस करता है, जैसे जुनेर अपने गू क्लैन का डिवाइन ब्लड लाइन पोजेस करती है। जुनेर इस दौरान काफ़ी सीरियस होती है। गू किंग यांग कहता है कि ये हुन यू हुन क्लैन वालों की तरह, बाकी हुन क्लैन वालों की तरह फाइट नहीं करता है। ये काफ़ी फ्रेंडली दिखता है, पर ये अंदर से काफ़ी रुथलेस है और ये मौके का फ़ायदा उठाकर अपने दुश्मन का मतलब खात्मा कर देता है। जियान समझ जाता है कि यह आदमी काफ़ी डेंजरस है और मन में सोचता है कि अगर उसे मौका मिला
तो ये हुनयू को मार देगा। इससे इसका एक दुश्मन कम हो जाएगा। हुनयू यहाँ सबको संबोधित कर रहा होता है और ये कहता है कि हम में से कोई अगर बोधिसत्व ट्री को अकेले नहीं पहुँच सकता बोधिसत्व ट्री तक, तो हमें साथ मिलकर ही फाइट करना होगा। ये हुनयू की वॉइस में एक अलग ही जादू होता है। सभी इसकी बातों को ध्यान से सुन रहे होते हैं। ये कहता है कि हमारा आखिरी रास्ता एक साथ फाइट करना ही है, नहीं तो अकेले अकेले अगर कोई गया तो मारा ही जाएगा। हुनयू के शब्दों को सुनकर पूरी शांति का माहौल छा गया रहता है। सभी जानते थे कि हुनयू जो बोल रहा है वही सच है। हेवन फिनिक्स ट्राइब वाला जो वाइट रोब वाला आदमी रहता है, जिसका नाम जियो फेंग होता है, ये हुनयू की बातों का समर्थन करता है। इस समय लगभग सभी ग्रुप हुनयू की बातों से सहमत होते हैं। इस जियो फेंग को देखकर जियान कहता है ये बंदा भी काफ़ी पावरफुल है। गू किंग यांग बताता है कि ये काफ़ी टैलेंटेड है और फिनिक्स ट्राइब का अगला चीफ भी यही होगा। इसकी कलरफुल आंखें इसके मिस्टीरियस की मेथड के कारण है। जियान भी समझ गया था कि ये जियो फेंग सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जूनेर सबसे सावधान रहने के लिए कहती है और ये भी अब बीस्ट टाइड की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो गए रहते हैं। जूनेर बताती है कि ये लोग मतलब हुनयू वगैरह बाकी लोगों को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग बीस्ट टाइड को पार नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग इन बीस्ट का भोजन बन ही जाएंगे और जो ज़्यादा पावरफुल है वही सर्वाइव करेगा और एंशियंट बोधिसत्व ट्री तक पहुँचेगा। जियान भी ये सुनकर सकते में आ गया रहता है। इतने सारे डाउजन्स मिलकर भी इन बीस्ट को हरा नहीं पाएंगे, बल्कि इनको मौके का फ़ायदा उठाकर बोधिसत्व ट्री तक पहुंचना पड़ेगा। और फिर ये सोचता है, लेकिन फिर फाइनली ये लोग मूव करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग धीरे धीरे इस दौरान नॉर्थ डायरेक्शन में निकल जाते हैं। जियान का ग्रुप बीच में होता है। ये ज़्यादा जल्दी जल्दी नहीं जाते हैं, ये लोग अपनी एनर्जी सेव कर रहे होते हैं। सभी लोग 50 किलोमीटर की दूरी को 10 मिनट में ही काफ़ी फ्राइटनिंग स्पीड से तय कर लिए रहते हैं। इन लोगों के सामने एक एंडलेस ब्लैक प्लेन्स दिख रहा होता है। जियान इस एरिया में मौजूद बीस्ट को देखकर हैरान रह जाता है। वो सोचता है कि क्या बोधिसत्व ट्री इस बीस्ट टाइड के पीछे है, क्योंकि जियान अगर बाकी क्लैंस वालों को भी मिला ले तो यहाँ पर ये लोग बस 1000 रहते हैं और इनके सामने जो ये ब्लैक प्लेन्स रहते हैं, यहाँ पर जो बीस्ट की संख्या रहती है वो अनगिनत रहती है। मतलब ये लोग गिन भी नहीं सकते थे, इतने ज़्यादा बीस्ट थे। तो गाइस स्टोरी यहीं समाप्त होती है। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दोगे। और मैं कल, क्योंकि दशहरा है, तो मोस्टली मैं ट्राई करूँगा कि 4 बजे तक अगर मैं वीडियो डाला तो समझ लेना